Welcome to Super Education City. So today I am Niharika and today in Super Education City I am going to teach class 8 Hindi and your sub chapter name is chapter 1 and that's name is भाषा एवं व्याकरण. So grammar and language. So आज चैप्टर 1 में मैं आपको एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा कम ध्यान दूंगी क्योंकि हिंदी है तो आप समझ सकते हैं अपने आप. एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा ध्यान दूंगी. तो स्टार्ट करते हैं. एक्सप्लेनेशन भी हमें थोड़ी सी तो मुझे करनी पड़ेगी. मानव जीवन को प्रकृति द्वारा प्रदत्त अनमोल उपहार है भाषा. जो भगवान ने हमें सबसे अच्छा उपहार दिया है वो हमें भाषा है, क्योंकि भाषा ही हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखती है. भाषा शब्द है वो भाष धातु से बना है. भाषा शब्द भाष धातु से बना है और ये जो भाष धातु है ये संस्कृत का धातु है. इसका अर्थ है बोलना. अतः व्यक्ति ध्वनि संकेतों से अपने विचारों और भावों को प्रकट करता है. इस ध्वनि से संकेतों से ही हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और अपनी बात दूसरों को समझाते हैं या दूसरों तक पहुंचाते हैं. तथा वैसे ही दूसरा इंसान आपकी ध्वनि संकेतों को समझकर आपकी बात को समझता है. ऐसे ध्वनि समूह को भाषा कहा जाता है. मतलब आप क्या समझे कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं या कोई आपकी बात समझ रहा है, आप किसी को अपनी बात समझा रहे हैं, तो आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं. हमारे द्वारा बोलना ही भाषा कहलाया जाता है. हम 3 प्रकार से बोलते हैं. या तो हम मुख से बोल के अपनी बात कह देते हैं, या हम किसी संकेतों से अपनी बात कहते हैं, या हम लिख कर कहते हैं. इन तीनों भाषाओं के बारे में हम अभी अच्छे से पढ़ेंगे. सो भाषा अभिव्यक्त की दृष्टि से जो भाषा है वह मानव ध्वनियों का संगठन है. उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है. देखिए, भाषा की अभिव्यक्त, हम भाषा को कैसे प्रकट कर सकते हैं? बोलकर, संकेत द्वारा या लिखित रूप में. इस वजह से भाषा अभिव्यक्त की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बीपी पे. अब भाषा की अगर आप परिभाषा लिखें तो आप लिखेंगे, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों एवं भावों और इच्छाओं को व्यक्त करता है. अब भाषा के काइंड्स ऑफ अ लैंग्वेज. किसी भी भाषा के 2 रूप होते हैं. पहला हो गया आपका मौखिक भाषा और दूसरा हो गया आपका लिखित भाषा. तो देखिए, मौखिक भाषा जो होती है वो ओरल लैंग्वेज होती है, इतना तो आपको पता ही होगा. सो जस्ट मिनट. भाव अभिव्यक्त एवं विचार विनिमय हेतु किसी समाज द्वारा स्वीकृत जिन ध्वनि संकेतों के समूह को उपयोग किया जाता है वे मौखिक भाषा कहलाती हैं. मनुष्य भाषा के इस रूप को अपने अनुभव तथा विचारों द्वारा जिस माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है उन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है. सो हम मौखिक भाषा की अगर सिंपल डिफाइन देखें तो हम लिख सकते हैं, ध्वनि संकेतों को मुख से बोलकर प्रकट करना ही मौखिक भाषा कहलाती है. इसके 2 भाग होते हैं. कौन कौन से? एक तो सांकेतिक भाषा हो जाती है और एक वाचन भाषा हो जाती है. स्मरण रहे कि मौखिक भाषा जो है वो भाषा का अस्थायी रूप है, इसलिए इसे अस्थायी भाषा भी कहा जाता है. सो अब इसके 2 प्रकार मैंने आपको बताए हैं. एक होता है सांकेतिक भाषा जिसे हम कोड लैंग्वेज बोलते हैं और एक होता है वाचन भाषा. देखिए, सांकेतिक भाषा भाव और विचारों को कभी कभी संकेतों के माध्यम से प्रकट करना सांकेतिक भाषा कहलाती है और कभी कभी हम कुछ कोड लैंग्वेजेस के द्वारा एक दूसरे तक बात पहुंचाते हैं. जो आर्मी मैन होते हैं वो सीखते हैं इस लैंग्वेज को. एंड जैसे स्वच्छता नियम के चित्र बने होते हैं, ये भी सांकेतिक भाषा का ही एक उदाहरण आप मान सकते हैं. अब वाचन भाषा क्या होती है? मुख से जो कुछ भी बोला जाए तथा कानों से सुना जाए वह भाषा वाचन भाषा कहलाती है. किसी से बात करना आपका वाचन भाषा हो जाती है. किसी इंसान को इंटरव्यू देना आपका वाचन भाषा हो जाती है. ओके, नाउ अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं, लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज. भाषा के मौखिक रूप को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि अगर आपको किसी से बात करनी है और आप उससे चुपचाप बताना चाहते हैं तो कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इन ध्वनि चिन्हों के एक समूह को क्या कहते हैं? हम इनके ध्वनि चिन्हों के समूह को लिखित भाषा कह देते हैं. लिखित भाषा जो है वे भाषा का स्थायी रूप है, इसलिए इसे स्थायी भाषा कहा जाता है. ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि कौन सी भाषा अस्थायी रूप है और कौन सी भाषा स्थायी रूप है. सब कुछ मिलाकर कहा जा सकता है कि भाषा सामाजिक मनुष्य के भावों एवं विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का माध्यम है.
अब भाषा की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। भाषा प्रतीकात्मक होती है, ये अपना प्रतीक छोड़ती है, ये ध्वनियों में होती है। जब भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं कोई ध्वनि जरूर निकलती है। इसका संबंध जो है वो मनुष्य से होता है, ये भी बात सही है। भाषा मुख से ही उच्चारित की जाती है। भाषा का संबंध मनुष्य से क्यों होता है? क्योंकि जानवर है वे भाषा नहीं प्रयोग कर सकते, उनकी अपनी अदर लैंग्वेजेस होती है, तो भाषा का संबंध मनुष्य से होता है। भाषा एक व्यवस्था है जो अनुकरण से आती है। अगर आप किसी भी भाषा को अच्छे से अनुकरण से फोकस के साथ सीखेंगे आप उसको जान जाएंगे। जैसे इंग्लिश हम पढ़ते हैं, भाषा परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, इसमें नए शब्द आते रहते हैं, नए पुराने शब्द जाते जाते हैं। भाषा की क्षेत्रीय सीमाएं होती हैं, मतलब कि किसी एक देश की बाउंड्रीज के अंदर ये भाषा प्रयोग की जाती है और वहीं जब दूसरे देश की बाउंड्री शुरू हो जाए तो दूसरी भाषा प्रयोग की जाने लगती है। भाषा अपना विकास पतन समाज का विकास भी भाषा के विकास के साथ जुड़ा होता है। जैसे समाज का विकास होता है, भाषा का विकास भी होता है। भाषा का विकास नदी की धारा की तरह अबाध गति से होता रहता है। भाषा सरलता पूर्णता की दिशा में सतत गतिशील होती है। अब भाषा के कुछ अंग भी होते हैं, देखिए जल्दी। अक्षर होता है पहला अंग, देन होता है शब्द और देन होता है वाक्य। अक्षर जो है वो भाषा का सबसे छोटा खंड होता है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ए आ ई ये सब अक्षर ही कहलाते हैं। ये मूल ध्वनि भी कहा जा सकती है। अक्षर को अगर हम तोड़ के लिखें तो क्या लिखा जाता है? ए प्लस शर। तो इसका अर्थ भी यही होता है जिसका टुकड़े ना किए जा सके। जो अक्षर है वो मिलकर क्या बनाता है? वो मिलकर शब्द बनाता है और अक्षरों के योग से बनते हैं शब्द, जैसे आना जाना, खाना पीना एक्सेट्रा। और शब्दों के योग से सार्थक शब्दों के समूह वाक्य बनाते हैं। जैसे अक्षर में का शब्द, शब्द में का वाक्य, वाक्य में का भाषा। तो इस तरह से आपकी ये बन सकती है। अब भाषा की प्रकृति। भाषा हर चीज का एक नेचर होता है, इंसान का नेचर होता है, तो भाषा का भी एक नेचर होता है। भाषा का क्या नेचर होता है? देखिए, भाषा ऐसी चीज है जो हमें अनुकरण से आती है। बिना अनुकरण के हम भाषा को नहीं सीख सकते हैं। भाषा के भी अपने अवगुण और अवगुण होते हैं जिनको हम भाषा की प्रकृति कह देते हैं। भाषा पारंपरिक और अर्जित दोनों ही है। जैसे आपके पूर्वज जो भाषा बोलते हैं आप भी वो भाषा ही बोलोगे, तो मतलब ये पारंपरिक है। और अर्जित में क्या आ जाता है? जैसे हम दूसरे की भाषा को अर्जित करना चाहते हैं तो वो अर्जित है। सार्थक भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य पदबंधों से और पदबंध मूल ध्वनियों से बनते हैं। अब भाषा का स्वरूप। भाषा का अपना स्वरूप भी होता है। स्टूडेंट्स ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं एक्सरसाइज पार्ट 2 में कराऊंगी, बी प्रिपेयर। भाषा के मुख्य 5 रूप होते हैं, जैसे बोली हो गया, प्रतिनिष्ठित भाषा, संकेत भाषा, राजभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। बोली क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, भाव और विचारों को अभिव्यक्त और सामाजिक अंतक्रिया के लिए समाज द्वारा स्वीकृत जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग होता है वे बोली कहलाते हैं। बोली किसी भाषा की उपभाषा भी हो सकती है या उपभाषा का भी अंग, उपअंग भी हो सकता है। इसकी शब्दावली जो है वो सीमित होती है। इसी प्रकार यह किसी क्षेत्र नगरवासियों का आदान प्रदान का साधन हो सकती है। जैसे किसी क्षेत्र में कोई इंसान दूसरी भाषा बोले तो ये बोली होती है उसकी। भारत में लगभग 1650 बोलियां प्रचलित हैं। हिंदी की कुछ प्रमुख बोलियां आप जानते होंगे, मैथिली, भोजपुरी, ब्रजभाषा, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी आदि। अभी प्रतिनिष्ठित भाषा क्या होती है? देखिए, ये भाषा व्याकरण समता स्थिर स्वरूप वाली होती है। इसका मतलब क्या है? इसमें विराम चिन्ह, संस्कृत क्रियाकलाप आदि बहुत अच्छे नियम होते हैं। जो इसकी शब्द रचना, व्याकरण, ये इसके बहुत अच्छे नियम जो हैं ये इसको बहुत सुनिश्चित बनाते हैं। एक वाक्य, एक समय की बोली कुछ समय बाद विकसित होकर प्रतिनिष्ठित भाषा बन जाती है। कैसे? कि जब एक बोली बहुत लोगों द्वारा प्रयोग में आने लगे तो वो प्रतिनिष्ठित भाषा बन जाती है। जैसे हिंदी पहले 200 साल पहले तो वो बोली थी, अब वो प्रतिनिष्ठित भाषा है। इसी प्रकार संस्कृत, मराठी, तेलुगु आज प्रतिनिष्ठित भाषाएं हैं। संकेत भाषा, कोड लैंग्वेज, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, संकेतों द्वारा प्रकट की जाने वाली भाषा। अब राजभाषा। अगर कोई भाषा किसी देश के बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में आने लगे, बहुसंख्या द्वारा प्रयोग में आने लगे, वो राजभाषा बन जाती है। और भारत का संविधान किसी भी देश का संविधान उसे स्वीकार कर लेता है। जैसे भारत की हो गई हिंदी, जापान की जापानी, जर्मनी की जर्मन, पाकिस्तान की उर्दू, चीनी आप याद पा लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा,
किसी देश की राजभाषा जब अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे देशों के व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में आने लगे तब जाकर वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन जाती है। ओके, कुछ अंतर्राष्ट्रीय भाषा आपने यहाँ देख ली होंगे आप, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, जर्मन, उर्दू और हिंदी। अब हिंदी का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदी देखते हैं। हिंदी का भी अपना इम्पोर्टेंस होता है। हिंदी हिंदुस्तान की एक विशाल भूभाग की भाषा है। इस देश में इसकी बोली जाने वालों की संख्या लगभग 35 करोड़ है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। यह सारे राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा ही नहीं, संपर्क भाषा भी है। जो हिंदी है इसकी एक सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें जो बोला जाता है वो ही लिखा जाता है एक ध्वनि के लिए। इसमें एक ही चिन्ह है। इस भाषा के पास इसका विपुल भंडार है। इसने अपने उसके लिए ज़्यादा उत्पत्ति के लिए इसने दूसरी भाषाओं के शब्द भी अपने अंदर ग्रहण कर लिए हैं। ये सब आप पढ़ लेना। हिंदी का क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। हरियाणा से लेके पंजाब, बिहार से लेके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सारा क्षेत्र हिंदी का है। ये बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े आबादी वाले राज्य भी हिंदी के क्षेत्र में ही आते हैं। जैसे नेपाल, सुरीशा, मारिशोमा, गायना, बाली में भी हिंदी का प्रयोग ही किया जाता है। हिंदी का वर्तमान स्वरूप देखिए, जहाँ दिल्ली के पास वाले इलाके में बोली जाने वाली हिंदी मानक हिंदी कहलाती है और इलाहाबाद वाला इलाका मानक हिंदी का वो है, क्रीड़ा भूमि है। ये जो हिंदी है इसको हम खड़ी बोली भी कह देते हैं। सो इस प्रकार से हिंदी इस टाइम इतनी बड़ी भाषा बन चुकी है, वर्तमान स्वरूप इसका इतना बड़ा बन चुका है जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। नाउ लिपि और स्क्रिप्ट। अब लिपि और स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा देखते हैं। लिपि क्या होती है? लिपि कुछ नहीं होता, बस लिखित भाषा को लिखकर और मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। जब किसी मौखिक ध्वनि को आप लिखित रूप में प्रकट कर रहे हैं तो जो चिन्ह होते हैं वे लिपि होते हैं। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण हमें किसी भी भाषा के नियमों को सिखाकर उसको शुद्ध रूप से बोलना व पढ़ना सिखाता है। इसके भी 3 भाग होते हैं, वर्ण भाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। इन तीनों भागों के बारे में हम अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। ये स्मरणीय बिंदु पढ़ लेना। In next video, I will talk to you about what? I will talk to you about exercises of this chapter. So be prepared. So don't forget to like and subscribe my channel, and you can also follow me on Telegram to send me your work specs and your doubt.